फ्रेंड्स, हमने बाजार में फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी। बहुत बड़ी गिरावट के बाद में क्या हमें रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है मंडे को? क्या तेज़ी की संभावना बनेगी या फिर बड़ी गिरावट होगी? तो यहाँ पर जो क्रेडिट स्विस के इंडिया हेड है, साथ में जो यहाँ पे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल पीएम की जो है, उनके जो मेंबर है नीलकंठ मिश्रा, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है। ये बयान क्या है और इसके क्या मायने जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने अपनी तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया है और इसके बहुत सारे मायने। यहाँ पे जो निगेटिव वातावरण बना हुआ है, क्या आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव संभावना बनेगी? इस समय बाजार के लिए 10 फैक्टर जो काम कर रहे हैं, वो 10 फैक्टर कौन से हैं और उसका क्या असर पड़ने वाला है इस बाजार के ऊपर? क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर मार्केट से दूर हो जाना चाहिए? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, इनको डिस्कस करेंगे, जिससे समझ में आ जाएगा कि आगे हमें क्या करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करें तो फ्राइडे को 16,201 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहां पे 276 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.68% की गिरावट थी। अब बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 54,304 के स्तर पर 1,016 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 1.84% डाउन था बीएसई सेंसेक्स। यहाँ पे क्रेडिट स्विस के इंडिया हेड नीलकंठ मिश्रा की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि पिछले कुछ सप्ताह से देश में गतिविधियाँ एक साथ हुई है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिसीजन लिए गए। यहाँ पे आप देखोगे तो गेहूं का निर्यात अचानक रोक दिया गया, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाया, महंगाई दर भी बढ़ी, मांग घटी, बेरोजगारी की दर बढ़ी और तेल से हुए मुनाफे पर सरकार ने घेराबंदी की। ये बहुत सारे एक साथ रीजन बने। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा है कि देश फिलहाल साइलेंट हार्ट अटैक से गुजर रहा है। वही सरकार ने दावा किया कि अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूत है, देश में जो भी संकट है वह इंटरनेशनल है और कोरोना और रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से चलते हैं, बाकी इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। तो यहाँ पे क्या कहना है नीलकंठ मिश्रा का, तो यहाँ पर आप देखोगे तो उनका कहना है कि डिमांड अधिक हुई, सप्लाई कम हुई, तभी महंगाई बढ़ती है। कोरोना के चलते मांग के मुकाबले सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई और इस बीच सरकार ने तय किया कि कोई भूखा न रहे, स्वास्थ्य सेवा पर भी खुलकर खर्च किया। अमेरिका ने लोगों को राहत पैकेज दिया, लेकिन वह बहुत अधिक था, अमीरों तक भी पहुंचाया गया। भारत में अब इंडस्ट्री खुल चुकी है, जॉब्स लौटने लगे। ऐसे में ऐसा कोई कारण नहीं कि महंगाई ऐसी तरह से बनती रहेगी, आगे चलती रहेगी। देश के पॉलिसी मेकर इस बात को सोचते हैं कि राहत पैकेज कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। पहले ही लॉकडाउन खुलने लगा, अर्थव्यवस्था फिर से स्थायी पर आने लगी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि रुपया जो गिर रहा है, तो जो रुपया गिरता है वो देश के लिए अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कोई अच्छे विकल्प से फिलहाल मौजूद नहीं है। तो ऐसे में उनको लगता है कि रुपया जो गिर रहा है वो एक अच्छी बात हो सकती है और उन्होंने उदाहरण भी दिया है। मान लीजिए किसी घर में 120 रुपीज़ का कोई उपयोग कर रहा है, यानी खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनके पास 100 रुपीज़ है, तो ऐसे में वो 20 रुपीज़ का लोन लेंगे। और इसीलिए ये जो लोन लेना ये अच्छी बात है। इससे अच्छा है कि जो आपका खर्च है उसको 100 में पूरा किया जाए। तो ये जो विकल्प है ये सही रहेगा, यानी अपना जो खर्च है उसको कम किया जाना है, यानी जिस तरह से आयात बढ़ा है उसको घटाना चाहिए, जो हम इंपोर्ट करते हैं उस इंपोर्ट को कम करना है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि जैसे इस समय रुपया कमज़ोर होगा तो तभी जाके ये देश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो एवोकेडो, ब्लूबेरी जैसे जो आईफोन वगैरह जो महंगे हैं और महंगे होंगे, तभी लोग उसको खरीदना कम करेंगे और इसीलिए इस इंडस्ट्री में फ़िलहाल डिमांड घटाने की ज़रूरत है। और ऐसे में ये जो विकल्प है यह सही है कि जब रुपया कमज़ोर होगा तभी ये विकल्प थोड़ा यहाँ पे लागू होगा और उसकी वजह से जो डिमांड घटानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक अन्य विकल्प है जो पूरी इकोनॉमी को फिर से मंदा कर दिया जाए, ये भी उन्होंने रास्ता सुझाया है और उसके लिए ब्याज दर को बढ़ाना होगा। और यहाँ पे लोग कहते हैं कि रुपया गिरेगा तो महंगाई बढ़ेगी, इसलिए रुपया गिरना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मौजूदा स्थिति में उनका कहना है कि रुपया गिरना अच्छी बात है देश के लिए, क्योंकि इससे खर्च में कटौती आएगी, लोग खर्च कम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जीडीपी की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं रही है। अभी ऊंचे कीमतों पर तेल और कोयला और जो खेतों में लगने वाले जो खाद है, उर्वरक है, वो सब महंगे हो गए और इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा जो है हमारी जीडीपी पे इफेक्ट पड़ रहा है। जीडीपी लगातार नीचे जा रही है और रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसने इस माहौल को पूरा बिगाड़ा है। तो उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि जो हम तेल खरीद रहे हैं वो महंगा है, इंपोर्ट कर रहे कोयला वो महंगा है और खेतों के लिए खाद भी महंगी आ रही है। ये सारी चीज़ें महंगी होने की वजह से हमारा जो जीडीपी है वो गिर रहा है। तो उनकी तरफ से जो रास्ते बताए गए दो है, या तो बहुत ज़्यादा महंगाई को बढ़ाया जाए, यानी
और जिसकी वजह से लोग खरीदारी कम करेंगे या फिर रुपया गिरता रहे, रुपया गिरेगा तभी यहाँ पे ये संभव है। एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा की तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और ऊंची उधारी लागत के बावजूद भी भारतीय उद्योग जगत की निवेश योजनाओं में कोई ब्रेक नहीं लगा है। ये एशिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी गति पकड़ने का संकेत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा है कि फिलहाल 71 अरब डॉलर की लोन पाइपलाइन का फायदा लोग उठा रहे। देश के सबसे बड़े और 200 साल पुराने लैंडर्स ने प्रमुख कहा है कि देश में लगातार क्रेडिट सुस्ती के बावजूद लोन लेने वालों की अभी फिलहाल कोई कमी नहीं है। यहाँ पे उनका कहना है कि मोटे तौर पर ट्रेडर्स से भारत के 120 लाख करोड़ रुपीस बैंकिंग सिस्टम में लोन ग्रोथ की 3 साल में सबसे ज़्यादा रहने की संकेत मिल रहे हैं। खारा ने कहा कि चाहे वर्किंग कैपिटल लोन हो या फिर टर्म लोन हो, डिमांड बढ़ रही है। आयरन और स्टील जैसे सेक्टर में कैपेसिटी का उपयोग 100% बना हुआ है। ऐसे में यदि साल में मानसून अच्छा रहता है तो हालात और बेहतर होंगे। सबसे बड़ी बात है कि फंड्स की कॉस्ट बढ़ने के बावजूद भारत में बिजनेस कॉन्फिडेंस और क्रेडिट की डिमांड बढ़ी है। बुधवार को आरबीआई ने महंगाई की चिंताओं को देखते हुए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी भी की है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे उन 10 ऐसे फैक्टर्स के ऊपर जो बाजार को इफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपर है इन्फ्लेशन। आरबीआई के फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जो महंगाई का अनुमान है वो 100 बीपीएस बढ़ाकर 6.7% करने के बाद सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर 13 जून को आने वाले हैं। और जो एक्सपर्ट्स है उनका कहना है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर है वो 7.1 से लेके 7.3 के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि पिछले महीने में 2014 के बाद सबसे ज़्यादा यानी 7.79% देखने को मिला था। और केंद्रीय बैंक के लिए मई और जून का महंगाई के आंकड़े भी खास हो सकते हैं। यहाँ पे दूसरा जो फैक्टर्स निकल के आ रहा है वो है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग, जो 14 और 15 जून को होने वाली है। और मई महीने में अगर आप देखोगे तो 8.6% की जो महंगाई दर है वो सबसे ज़्यादा रही है 1981 के बाद, और इस वजह से ये मीटिंग खास हो जाती है। क्या फैसला इसका लिया जा सकता है? इक्विटी और बॉन्ड्स में उतार चढ़ाव के स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि महंगाई अभी भी अपने चरम पर है, और इसलिए दरों में बढ़ोतरी के मामले में फेड के आक्रामक रूप पर बाजार की नजर बनी रहेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो तीसरा फैक्टर है वो है ऑयल की प्राइस। जो क्रूड की ऑयल की प्राइस अब $120 प्रति बैरल के आसपास चल रही है, जबकि पिछले साल का एवरेज देखें तो 105 बैरल के आसपास था। तो इस हिसाब से जो बढ़ी हुई कीमत है वो भारत के लिए काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है तेल। और एक्सपर्ट ने कहा कि मंदी की आशंका और चीन में कोविड की बंदिशों से तेल की कीमतों पर दबाव बन सकता है, और लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन से कीमतों में मजबूत भी आ सकती है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर जो देखें तो जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस लगातार बढ़ रही है वो भी बाजार को इफेक्ट करेगी। अब जो अगला फैक्टर है वो है अगले सप्ताह आने वाले ट्रेड डाटा पर बाजार की नजर रहेगी। शुरुआती डाटा के मुताबिक मई 2022 में ट्रेड डेफिसिट 23.33 अरब डॉलर रहने के संकेत मिले हैं, जो रिकॉर्ड हाई होगा। पिछले साल यह 6.33 अरब डॉलर के स्तर पर था। शुरुआती डाटा के मुताबिक तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के चलते इंपोर्ट 56.14% बढ़ सकता है, और वही एक्सपोर्ट 15.46% बढ़ने का अनुमान है। तो ये भी ये इफेक्ट करेगा। अब अगला जो सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो है एफआईए की बिकवाली। जियोपॉलिटिकल टेंशन और केंद्रीय बैंकों के सख्त रुख के बीच महंगाई की चिंताओं के कारण भारत जैसे विकासशील बाजारों में से एफआईए की बिकवाली जारी है। एक्सपर्ट ने कहा है कि इसके चलते इक्विटी मार्केट में तेजी एक सीमित दायरे में रहने का अनुमान है, यानी बड़ी तेजी की संभावना कम है। इस हफ्ते एफआई ने करीब 12,660 करोड़ रुपीस की बिकवाली कर दी है, और डीआई ने इस दौरान करीब 9,611 करोड़ रुपीस की खरीदारी की है। तो यहाँ पर बिकवाली लगातार बनी हुई है ज़्यादा एफआई की। सामने डीआई खरीदारी करने की कोशिश करे, लेकिन उनकी खरीदारी कम है। फ्रेंड्स, अब अगला जो फैक्टर है वो है हमारा इंडियन रुपीज़। जियोपॉलिटिकल टेंशन और महंगाई की चिंताओं के बीच एफआई की बिकवाली, यूएस बॉन्ड यील्ड में मजबूती, तेल की कीमतों में उछाल से शुक्रवार को डॉलर की तुलना में रुपया 77.87 के अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। यूएस डॉलर इंडेक्स में पहले से ही 104 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक्सपर्ट को निकट भविष्य में रुपए के 78.20 से लेकर 78.50 प्रति डॉलर की कमजोरी की उम्मीद हो रही है, यानी रुपया कमजोर होने से भी बाजार पे इफेक्ट पड़ने की संभावना बनेगी। फ्रेंड्स, अब बाजार के लिए जो अगला फैक्टर है वो है टेक्निकल व्यू। निफ्टी 50 के डेली के साथ साथ वीकली चार्ट पर भी बेयरिश कैंडिडेट बना हुआ है। इसने एक ही सेशन में 16,400 के साथ में 16,250 का अहम लेवल तोड़ दिया है। इससे बाजार में बेंचमार्क 15,900 और 16,100 के सपोर्ट जोन की बढ़त और जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी 15,900 के नीचे नहीं गिरता है तो इसके 16,800 के स्तर पर पहुंचने की संभावना बनेगी, यानी जो मजबूत सपोर्ट है वो 15,900 का है, और ये सपोर्ट नहीं टूटेगा तो फिर 16,800 तक जा सकता है निफ्टी 50। तो इसमें ये आपको सपोर्ट खास ध्यान रखने हैं। साथ में अगला फैक्टर जो वो F&O का होगा। तो जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि ऑप्शन डाटा से संकेत मिलते हैं कि निफ्टी आने वाले सेशन में 15,800 से लेकर 16,700 की एक बड़ी रेंज में ट्रेड करते दिखाई दे सकते हैं। हालांकि 16,000 से लेकर 16,200 के लेवल पर लिहाज से ये अहम सपोर्ट है, इनको ध्यान रखना है।
और ICICI डायरेक्ट ने कहा है कि हमें लगता है कि आगे निफ्टी 16,200 के ऊपर कंसोलिडेट कर सकता है, हालांकि इसके नीचे 15,800 के स्तर पर बिकवाली दिख सकती है, यानी 15,800 का स्तर तोड़ेगा तो बिकवाली आगे संभव है। तो फिलहाल आप देखोगे तो ये सबसे बड़ी बात है। और जो लास्ट जो रीजन निकल के आ रहा है वो है कॉर्पोरेट एक्शन, जो अगले सप्ताह होगी, उसका भी बाजार पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये फैक्टर है जो बाजार पे असर कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो इस समय हमें बाजार की डायरेक्शन देख के ही चलना है और बाजार एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म पोजीशन हो तो भी अच्छे स्टॉक में दाव लगाए और वो भी फंडामेंटली मजबूत स्टॉक में लगाए, स्पेशली लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें और ऐसे सेक्टर में करें जो आगे जाके आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सके, जिसमें अभी बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो FMCG सेक्टर में भी तेजी की संभावना बन रही है और यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर में भी निवेश किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मेटल सेक्टर और ऑयल सेक्टर से फिलहाल आप बच के रहें। एक बार निफ्टी सपोर्ट को भी देख लेते हैं। तो फिलहाल निफ्टी 16,201 के स्तर पर है। आगे क्या संभावना बन रही है? तो यहाँ पे जो पहला सपोर्ट है इसका वो है 16,141 का। ये सपोर्ट टूटेगा तो 16,080 का स्तर देखने को मिलेगा और नीचे गया निफ्टी 50 तो फिर 15,989 का स्तर देखने को मिलेगा। लेकिन पॉजिटिव माहौल बनेगा तो ऊपर की तरफ 16,293 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 16,385 तक का स्तर हमें देखने को मिलेगा और वहाँ तक पहुँच गया निफ्टी 50 तो फिर 16,445 का भी स्तर देखने को मिल सकता है। तो ये फिलहाल रेंज है, आपको ध्यान रखना है और आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।